हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक किया था जिसका नाम था अपना डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी सीड का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। उस टॉपिक को क्लियर किया था अपन ने। आज की वीडियो में अपन इस चैप्टर को पूरा एंड कर देंगे, यानी एक छोटा सा टॉपिक इस थर्ड चैप्टर का बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट करते हुए उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो आज का अपना वैसे दो टॉपिक है छोटे छोटे, मगर जो मेन टॉपिक जो है अपना वो आज के चैप्टर के अंदर वो है अपना डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। जैसे पिछले वीडियो में अपन ने डेवलपमेंट ऑफ सीड किया था ना, उसी प्रकार से अब आगे अपना टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फ्लावर के कौन से पार्ट से फ्रूट बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि सीड का डेवलपमेंट किससे होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल से। यानी ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही फ्रूट जो होता है वो किसका ट्रांसफॉर्म यानी किसके चेंजिंग से बना है, तो आपको आंसर देना है इसमें। ओवेरी जो होती है, एक फ्लावर जो होता है उस फ्लावर के अंदर कार्पल का सबसे बेसल पार्ट जो होता है वो ओवेरी, ये ओवेरी जो होती है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। यानी फ्रूट किससे बनता है, वो बनता है ओवेरी से, ठीक है। अब ओवेरी की कौन सा पार्ट फ्रूट का कौन सा पार्ट बनाता है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ओवेरी की जो वॉल होती है, वॉल ऑफ ओवेरी, ओवेरी की जो वॉल जो होती है वो फ्रूट की वॉल बन जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन पेरिकार्प भी कहते हैं। यानी पेरिकार्प फ्रूट वॉल का दूसरा नाम है, ठीक है। ओवेरी वॉल जो है वो फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, एक कार्पल की स्ट्रक्चर अपने बार बार पहले बनाई थी, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ओवेरी बनाई थी। ये पूरी की पूरी ओवेरी किसमें कन्वर्ट होनी है, फ्रूट में कन्वर्ट होनी है। ओवेरी के अंदर क्या था, ओवेरी के अंदर ओव्यूल था, जो अपन ने पहले डायग्राम्स बनाए थे। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा था सीड में। तो ये तो बन गया पूरा का पूरा, अंदर जो ओव्यूल है ये तो है सीड, बाद में सीड बन जाएगा। और ये पूरी की पूरी ओवेरी, ओवेरी के अंदर ही तो है सीड। तो ओवेरीज की जो वॉल है चारों तरफ की, ये जो बना रहा हूं मैं चारों तरफ वॉल, ये बन जाती है अपनी फ्रूट वॉल, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रूट वॉल। अब देखो पूरा का पूरा फ्रूट ही बना है, मगर फ्रूट वॉल को बनाने के लिए ओवेरी का अलग पार्ट है और सीड को बनाने के लिए ओवेरी का ओव्यूल वाला पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो कोई भी फ्रूट अपन खाते हैं, कोई भी फ्रूट अपन खाते हैं तो उसमें जो एडिबल पार्ट, जो खाने वाला पार्ट है, वो तो उसका पेरिकार्प ही होता है। चारों तरफ का जो गुद्देदार पार्ट जो होता है वो अपन खाते हैं, और अंदर जाते हैं उस फ्रूट के तो उस फ्रूट में सीड निकलते हैं। इसका मतलब बाहर तो खाने वाला पार्ट है पेरिकार्प जिसे अपन खाते हैं वो पेरिकार्प है, अंदर क्या है, सीड है। तो वही तो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी ओवेरी के अंदर ये वाला जो पार्ट है ओवेरी की वॉल, ये तो अपना खाने वाला पार्ट बन गया फ्रूट वॉल, और अंदर ओव्यूल होता है इसके। तो ओव्यूल सीड में बनना है तो उस फ्रूट के अंदर सीड पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। इसलिए कंप्लीट ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, मगर ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल है वो तो सीड में, और फ्रूट वॉल जो ओवेरी की वॉल जो है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और बाकी सभी एक्स्ट्रा चीजें जो है ना, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, कैलिक्स है, कोरोला है, ये सब जो होते हैं सेट डाउन, सूख करके झड़ जाते हैं। केवल ओवेरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में एक फ्लावर की सभी स्ट्रक्चर्स सेट डाउन यानी झड़ चुकी है, सिर्फ ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है। इस टाइप से और एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करते हैं कि फ्रूट किससे बना है, ओवेरी से बना है, मगर एक्सेप्शन हर जगह है। कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जिनका डेवलपमेंट ओवेरी से नहीं होकर के फ्लावर के किसी अदर पार्ट से भी होता है। इसके बेसिस पर फ्रूट के तीन टाइप होते हैं, यानी फ्रूट का डेवलपमेंट फ्लावर की किस पार्ट से होता है उसकी बेसिस पर बात करते हैं। तो फ्रूट के टाइप्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। इन्हीं तीन टाइप्स के फ्रूट बनते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। नंबर एक, पहला फ्रूट जो है उसका नाम है ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट। नंबर दो जो है उसका नाम है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। और नंबर तीन है वो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये तीन टाइप के फ्रूट होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। सबसे पहला करते हैं ट्रू फ्रूट। देखो ट्रू फ्रूट वो होते हैं जिनका डेवलपमेंट हमेशा ओवेरी से ही होता है, यानी ऐसे फ्रूट जो ओवेरी से डेवलप होते हैं, न कि किसी फ्लावर के अदर पार्ट से, ऐसे फ्रूट ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। और मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें फ्रूट का डेवलपमेंट हमेशा ओवेरी से होता है, इसलिए ऐसे फ्रूट ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ट्रू फ्रूट ही बनते हैं, यानी ओवेरी से डेवलपमेंट होता है।
दूसरा अपन बात करते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? ऐसे फ्रूट जिनका डेवलपमेंट ओवेरी से नहीं होकर के फ्लावर के किसी अदर पार्ट्स लाइक कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस इनसे होता हो, तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यानी फॉल्स फ्रूट किससे डेवलप हुए हैं? ओवेरी से नहीं हुए हैं। तो हुए किससे हैं? कोई भी अदर पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस, किसी से भी अगर फ्रूट बन जाता है तो ऐसे फ्रूट कहलाते हैं अपने कौन से? फॉल्स फ्रूट। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हो एप्पल का। एप्पल जो है वो एक फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि एप्पल जो फ्रूट है उसका डेवलपमेंट ओवेरी से नहीं होकर के थैलेमस से होता है। जो फ्लावर जो होता है उसका बेसल पार्ट होता है ना, जहाँ से फ्लावर बनना स्टार्ट होता है, वो थैलेमस वाला पार्ट होता है। उस थैलेमस से एप्पल बना है। एप्पल फ्रूट थैलेमस से कन्वर्ट होकर के बना है, इसलिए एप्पल जो होता है वो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नंबर तीसरा जो फ्रूट है वो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं कि ऐसे फ्रूट जिनका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो इन दोनों फ्रूट्स में तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही रहा था, फर्टिलाइजेशन के बाद में ही बनता है फ्रूट, मगर एक्सेप्शन कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्रूट तो बन रहा है मगर बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है फ्रूट का फॉर्मेशन। तो ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवेरी से होता है, यानी बनेंगे तो ओवेरी से मगर बिना फर्टिलाइजेशन के ओवेरी से जो फ्रूट बनते हैं, ऐसे फ्रूट को अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं इन फ्रूट्स में सीड नहीं पाए जाते, यानी ऐसे फ्रूट जो होते हैं ना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, वो सीडलेस होते हैं, उनमें सीड नहीं पाए जाते। और इस प्रोसेस को, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बनने के प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या हो गया है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनने का प्रोसेस जो है वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के ओवेरी से हो जाता है। एग्जांपल इसमें अपन कर सकते हैं, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स है, पपाया है, ठीक है, बनाना है, ये कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ग्रेप्स और पपाया तो ऐसे आते हैं जिनमें सीड पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, मगर आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कई बार आप पपाया को खाते हो तो काट के देखते हो तो अंदर सीड ही नहीं निकलते हैं। तो सभी पपाया या सभी ग्रेप्स जो होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक नहीं है, मगर कुछ पपाया जो कॉमर्शियल पर्पज के ऊपर तैयार करने के लिए तैयार किए जाते हैं कॉमर्शियल पर्पज पर, उनको पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू भी डेवलप किया जाता है। और ऐसे पपाया जो होते हैं उनमें सीड नहीं पाए जाते हैं, यानी जिस पपाया में सीड नहीं है इसका मतलब वो पपाया पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुआ है, यानी वो एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए पार्थेनोजेनेसिस के। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या किया जाता है, इस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। कॉमर्शियल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रूट बने, कम समय के अंदर बहुत ज्यादा फ्रूट बने, इसलिए पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस को, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन्स का स्प्रे किया जाता है। किसके ऊपर? फ्लावर जो होता है उसकी स्टिग्मा जो होती है, स्टिग्मा के ऊपर स्प्रे किया जाता है। कौन से हार्मोन का स्प्रे करने से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनने का प्रोसेस इंड्यूस होता है? तो आपको दो हार्मोन्स के नाम ध्यान रखने हैं, एक तो हार्मोन है ऑक्सिन और एक हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये दो हार्मोन है। इन दोनों हार्मोन का प्लांट की फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा के ऊपर स्प्रे किया जाता है। और ये हार्मोन जो होते हैं ये पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, जिससे उसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इंड्यूस्ड यानी इंड्यूस किया गया है ऑक्सिन और जिब्रेलिन के स्प्रे से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक पूरा होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, जिसमें फ्रूट का डेवलपमेंट ओवेरी से होता है और ओवेरी के अलावा किसी अदर पार्ट से होता है। तो उसके बेसिस पर फ्रूट के तीन टाइप्स होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, और अब अपन करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है। वैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया था, वही टॉपिक इस चैप्टर के अंदर लास्ट में फिर से आया है। उसका नाम है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो इसकी एक तो डेफिनेशन देखनी है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है। देखो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उनके लाइफ साइकिल के अंदर दो फेज जो होते हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स में चलती है। ये दो फेज कौन सी होती है? एक तो फेज जो है वो है स्पोरोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज जो डिप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइटिक फेज हमेशा डिप्लॉइड होती है, इसको 2n से रिप्रेजेंट किया है मैंने। और दूसरी फेज जो है उसका नाम है गेमिटोफाइटिक फेज।
नाम से पता चल रहा है गेमिट बनते हैं इसके अंदर, तो गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो दूसरी फेज है गेमिटोफाइटिक फेज, और ये फेज जो होती है ना वो हमेशा हैप्लॉइड होती है, इसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है। अब ये दोनों फेज एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पाई जाती है, मगर कब कौन सी फेज आती है तो इसका सीक्वेंस होती है हमेशा अल्टरनेटिव सीक्वेंस में होती है, कि पहले जैसे डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज आई है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो उसके बाद में लॉन्ग टाइम तक और इफेक्टिव फेज तो स्पोरोफाइटिक फेज ही होती है डिप्लॉइड फेज, मगर बहुत ही कम टाइम के लिए उसके लाइफ साइकिल में एक बार गेमिटोफाइटिक हैप्लॉइड फेज भी आएगी, यानी 2n के बाद में n वाली फेज आती है, बहुत ही कम समय के लिए आई, और तुरंत उसके बाद में फिर से डिप्लॉइड फेज चलेगी लंबे समय के लिए, फिर उसके बाद में फिर हैप्लॉइड फेज आएगी, फिर डिप्लॉइड आएगी। तो लगातार डिप्लॉइड और हैप्लॉइड यानी स्पोरोफाइटिक और गेमिटोफाइट फेज जब अल्टरनेटिव फॉर्म्स में आती रहती है तो इस प्रोसेस को अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। बात समझ में आई? ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाने वाला एक यूनिक फीचर्स होता है जिसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। मेन फेज कौन सी होती है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज, और जो शॉर्ट टाइम की फेज होती है वो कौन सी होती है? हैप्लॉइड गेमिटोफाइटिक फेज। डिप्लॉइड फेज जो होती है स्पोरोफाइटिक फेज वो किससे बनती है? जाइगोट से बनती है, क्योंकि जाइगोट ही तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट से आगे चल करके एम्ब्रियो बन जाएगा और उसके बाद में एम्ब्रियो से सीड, और सीड से फिर नया प्लांट जनरेट होता है। तो उसके अंदर वेजिटेटिव फेज आती है। वेजिटेटिव फेज के अंदर प्लांट के अंदर स्टेम्स है, रूट्स है, लीव्स है, इनका डेवलपमेंट होता है। ये सभी वेजिटेटिव पार्ट है, डिप्लॉइड पार्ट होते हैं प्लांट्स के। मगर वो प्लांट जैसे ही बड़ा हो जाता है और जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री करता है, रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री करने का मतलब उसमें जब फ्लावर लगने लग जाते हैं तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज में आते ही उसके फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गेमिट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मेल गेमिट जैसे माइक्रोस्पोर, फीमेल गेमिट जैसे मेगास्पोर। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों जर्मिनेट होकर के मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जैसे ही गेमिटोफाइट बनते हैं उस समय पर उसकी फेज आ जाती है हैप्लॉइड गेमिटोफाइटिक फेज, मगर वो थोड़े से समय के लिए बनती है, तुरंत बाद वापस फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट बन गया, और जाइगोट आते ही फिर से डिप्लॉइड फेज आ गई है। तो लॉन्ग टाइम की इफेक्टिव फेज तो होती है स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड फेज, और कम समय के लिए बनने वाली फेज होती है गेमिटोफाइटिक फेज, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड किस पर रहती है? इस डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज पर ही डिपेंड रहती है। तो इन दोनों फेज का इस टाइप से सीक्वेंस में आना, अल्टरनेटिव फॉर्म्स में आना अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाने वाला एक यूनिक फीचर है। ये अपना लास्ट टॉपिक है, छोटा सा ये पूरा हुआ। इसके साथ में अपना थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में अपन फोर्थ चैप्टर को लेकर के स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी अपने टेस्ट के बारे में। टेस्ट के बारे के अंदर आपको मैक्सिमम बातें लगभग पता चल गई है। नेट नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं, वैसे फ़ोन कॉल्स भी किए जाएंगे आपको, मगर हो सकता है फ़ोन कॉल्स के अंदर कई बार कई एरर आ जाते हैं, बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ टेस्ट की अपनी क्या कहानी है। देखो टेस्ट जो है, अब उसका शेड्यूल जो है, देखो एक तो टेस्ट अपना एक तो होगा 2 सितंबर को और एक 6 सितंबर को, यानी इस वेडनेसडे को और एक संडे को। जो 2 सितंबर को वेडनेसडे को टेस्ट हो रहा है वो हो रहा है अपना हिंदी और इंग्लिश का, यानी दोनों को दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट का। और फिर उसके बाद में संडे को हो रहा है कौन सा? अपने जो 3 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनका टेस्ट जो है वो होगा अपना संडे को। अब इन टेस्टों के अंदर हो आएगा क्या, कितने नंबर का होगा, कैसे क्या होगा, तो सभी सब्जेक्ट्स का जो टेस्ट का जो सिलेबस है उसका एक शेड्यूल पूरा तैयार हो चुका है आज, और वो पूरा का पूरा शेड्यूल आपके ऐप के माध्यम से, यानी ऐप के अंदर ही नोटिफिकेशन जो है उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा आप चेक कर लेना। स्पेशली बायोलॉजी की मैं आपको बताऊं तो बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 1 डिसाइड किया है अपन ने, जो संडे को टेस्ट होगा उसके लिए चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। छोटा सा चैप्टर है, अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है। हो सकता है बीच के अंदर उस वीडियो को फिर से मैं रिवाइज के पोर्शन के अंदर आपको डाल दूं मैं, तो आप उस फर्स्ट चैप्टर को तैयार करना है आपको। टेस्ट आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 3-4 क्वेश्चन हम यहाँ से बना करके, जैसे आपके पास नोट्स भेजते हैं वैसे ही आपको चैट के माध्यम से और व्यू क्रिएट असाइनमेंट के माध्यम से आपको भेज देंगे। आपको वो क्वेश्चन देखने हैं और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में वो टेस्ट देना है, क्योंकि आपके पास नोट्स भी पड़े रहे हैं। तो आप सोच लो कि कहीं पर मैं देख करके ऐसा लिख दूं, कोई मतलब नहीं है बेटा जी ऐसे टेस्ट देने का। आप टेस्ट दो अपनी ईमानदारी से, जितना आपको आता है उतना ही आप उसके अंदर लिखो। और उसके बाद में ऐसा भी नहीं है कि भाई जैसे संडे को 9 o'clock आपके पास सुबह पेपर आ गया है तो आप सोचो कि अब मैं तो आराम से शाम को दूंगा या कल दूंगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लास्ट टाइम है 12 बजे तक, दोपहर में 12 बजे तक आपको अपना उस 3-4 क्वेश्चन जो आए हैं उनको आप अच्छे से एक अपनी आंसर शीट के अंदर लिख करके और 12 बजे तक उनकी फोटो खींच करके उसकी पीडीएफ बना करके अपलोड असाइनमेंट वाला ऑप्शन जो है ना ऐप के अंदर, उस ऐप के माध्यम से ही आपको हमें वो कॉपी भेज देनी है।
ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हो, उस ऐप के अंदर ही अपलोड असाइनमेंट वाले ऑप्शन में आपने जो काम किया उसकी फोटो खींच करके उसकी PDF बना करके और हमें सेंड कर देनी है 12 बजे तक। फिर उसके बाद में हम चेक करके तो फिर उसके जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स भी आपको उसी ऐप के माध्यम से आपको नंबर बता देंगे। मगर ये काम उसी दिन 12 बजे तक होना है। अगर उस 12 बजे के बाद में कोई बच्चा अपनी कॉपी भेज रहा है तो वो चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि कोई आज भेज रहा है कोई कल भेज रहा है, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट का एक फिक्स टाइम होता है, आपको 3 घंटे दे दिए टेस्ट, 1 घंटे का ये 9 बजे आने के बाद में आप या 10 बजे पूरा कर सकते हो, मगर 12 बजे तक का टाइम इसलिए दिया है कि क्या पता कोई अपलोडिंग के अंदर टाइम लग जाए, तो 12 बजे तक आप अपनी कॉपी सेंड कर दो। कि ईमानदारी से आपको टेस्ट जितना आता है आपको, जैसा आता है कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आपको करना है। तो शेड्यूल आपका टेस्ट का सिलेबस जो है आज आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको, और वैसे मैंने पूरी बात आपको बताई दी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ में। थैंक यू।